Hello everyone and welcome to my channel Dr. Akash Singh. Here we are going to study biology in detail and cover all the topics of the NEET along with full explanation of NCERT. So welcome once again. आज के लेक्चर में हम लोग इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने बाकी जितने भी डिजीज थे उनको डिस्कस कर लिया था, बचा हुआ था इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट था कि इम्यून सिस्टम को समझ लें। तो इसके पहले के सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने जितने भी इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट हैं जो हमारे नीट के लिए 12th लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने डील कर लिया है। आज उन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले सिंपल जो है हम लोग एलर्जी की बात करेंगे। यहां एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एलर्जी का डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, इसका नोट डाउन कर लिए होंगे आप, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे एलर्जी क्या है। द exaggerated रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स किसका है? इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, ठीक है। प्रेजेंट इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। अब ध्यान दो, इस चीज को मैं समझा देता हूं। अरे कुकिंग चैनल इन सब पे वीडियो बना रखा है आप। अच्छा, ऑन्कोजीन्स सब डिस्कस करेंगे। अभी कैंसर पढ़ाया कहां है? मुझे लगा ऊजेनेसिस है। चलो यहां पे ध्यान दीजिए। अभी जो चैप्टर जो टॉपिक चल रहा है वहां पे ध्यान दीजिए। अभी एलर्जी के बारे में समझते हैं। ये क्या है? नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं है, एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। किसका? इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजन। हर किसी चीज के खिलाफ आपको एलर्जी नहीं होती है, और एलर्जी सबको नहीं होती, कुछ लोगों में होती है। अगर वो पर्टिकुलर एंटीजन आ गया बॉडी में, आपका इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ जो एक्सैजरेट हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है, उसे ही एलर्जी कहते हैं। जैसे कुछ लोगों को मूंगफली से भी एलर्जी हो सकती है, जिसको सेंगदाना कहते हैं। वो खाएंगे, बॉडी में रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स जो रहेगा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, और उसके खिलाफ रिएक्शन नॉर्मल लोग में नहीं होगी लेकिन उसमें होने लगेगी, ठीक है। जैसे बहुत लोगों को धूल से एलर्जी है। ऐसी बात नहीं है कि धूल में हर कोई लौटता ही रहता है तो उसको छींक नहीं आएगी, छींक वहां भी आएगी, लेकिन जिसे एलर्जी होगी, जिसे प्रॉब्लम होगी, उसके नाक में, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा भी कण आ गया तो उसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, उसका छींकना स्टार्ट हो जाएगा, आंखों से पानी गिरने लगेगा। तो ये हद से ज्यादा एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स है। किसी को, जो नॉर्मल इंसान है, उसके में अगर 500 कण आते हैं धूल के, तब जाके वो छींकता है। तो जो सेंसिटिव है, जो एलर्जिक है, उसमें 10 कण ही आएंगे तो वो छींकना स्टार्ट कर देगा, आंखों से पानी आने लगेगी, हाइपर रिस्पॉन्स दिखा रहा है उसका इम्यून सिस्टम। ओके, इस चीज को समझे, एलर्जी क्या है। एलर्जी को और डिटेल में समझेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब एलर्जी तो हो गया, लेकिन एलर्जी कराने वाले एजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? एलर्जेन बोलते हैं। चलिए बात करते हैं एलर्जेन का डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूं। व्हाट इज एलर्जेंस? सब्सटेंस to which such an immune response is produced are called allergen। वो सब्सटेंस जिसके खिलाफ आपका इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है उसे एलर्जेन कहते हैं। जैसे मूंगफली का दाना। तो एलर्जेन क्या एक तरह का एंटीजन है? क्या एलर्जेन एक तरह का एंटीजन है? यस, एलर्जेन एक एंटीजन है जिसके खिलाफ बॉडी जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, हद से ज्यादा, और वो भी इनएप्रोप्रिएट तरीके से। हम समझेंगे इनएप्रोप्रिएट तरीके में क्या हो रहा है, यहां पे समझेंगे, ठीक है। यहां पे समझ गए। अब समझते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, दोनों डेफिनेशन को, एक तो एलर्जी के डेफिनेशन को, एलर्जेन के डेफिनेशन को। ये नीट में काम नहीं आएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा और आपके कॉन्सेप्ट को बेटर बिल्ड करने के काम आएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे समझते हैं। ये अब जो मैं समझा रहा हूं वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एलर्जी को समझने में उसका काफी हाथ है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समझेंगे यहां पे हाउ एलर्जी अकर्स, ठीक है। क्या कहा हमने? हाउ एलर्जी अकर्स, कैसे एलर्जी होते हैं। तो सबसे पहले एलर्जेन कह लो या फिर आप इसको एंटीजन कह लो। ये कहां जाएगा? एंट्री हो जाएगी हमारे। चलिए मैं नोज, थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए कि नोज बना रहा हूं, ठीक है। ये हमारे बॉडी में आ गए, ओके। एंट्री ऑफ एलर्जेन कह लो या एंटीजन कह लो, ओके। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग, अब ये चले गए, तो सबसे पहले इस एंटीजन से या एलर्जेन से कौन एनकाउंटर करेगा? सबसे पहले कौन एनकाउंटर करता है? जैसे बॉडी में ये सब आते हैं, कौन सा सेल एनकाउंटर करेगा? आप फिजियोलॉजिकल बैरियर छोड़ दो, कौन एनकाउंटर करेगा? क्या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सबसे पहले इसको एनकाउंटर करेंगे, जो कि मैक्रोफेज हो सकते हैं। चलिए इसको एनकाउंटर किया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगा? किसको ये प्रेजेंट करेगा? जाके टी हेल्पर सेल को। अभी तक देखो कुछ भी इनएप्रोप्रिएट नहीं हुआ, सब नॉर्मल चल रहा है। टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट कर दिया कि लो भाई ये एंटीजन आया है। अब यहां पे टी हेल्पर सेल क्या करेगा? किसको एक्टिवेट करेगा? बी सेल को, टी सेल को एक्टिवेट कर देगा, बी सेल को। अब बी सेल
बी सेल में जो प्लाज्मा सेल है, नॉर्मली सबसे पहला जो एंटीबॉडीज होता है, जो बनता है, कोई भी एंटीजन जब आता है फॉरेन, तो वो आईजीएम बनता है। नॉर्मली क्या बनता है? आईजीएम। सबसे पहले कोई भी इंफेक्शन होगा, सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी बनता है? आईजीएम। लेकिन इस कंडीशन में ये जो बी सेल है, और बी सेल का जो टाइप है एक प्लाज्मा सेल, वो यहां पे आईजीई बना देता है। ध्यान रखो, यहां से एप्रोप्रिएट हो गया। अब क्या बना रहा है ये आईजीई, आप देख पा रहे हो, ध्यान से समझना। अब जो ये आईजीई बनाएगा, ये प्लाज्मा सेल जो है बी सेल का, ये क्या बना देगा? सिक्रीट आईजीई। हमने पढ़ा था एलर्जी से रिलेटेड जो एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबिन ई है। आई बात समझ? अब ये आईजीई जाके किससे चिपक जाएगा? मस्त सेल से। एक्चुअली वो मस्त सेल नहीं है, वो मास्ट सेल है। वो भी आपके कहां रहता है? म्यूकोजा में रहता है। और कहां रहता है? सब म्यूकोजा में रहता है। और उसके ऊपर क्या रहता है? उसके ऊपर रहता है रिसेप्टर। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि मैं मास्ट सेल हूं, तो मेरे ऊपर क्या रहेगा? ऐसे रिसेप्टर। जैसे आईजी आया है पकड़ लूंगा, आईजीई आया पकड़ के रख लूंगा। ठीक, ध्यान दो, ऐसे ये आईजीई बन गया। और ये आईजीई जाके किससे जाके जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाएगा हमारे मास्ट सेल से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। ओके, क्लियर है चीजें? अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि जैसे ही ये जुड़ जाएंगे, फिर क्या होगा? अब यहां पे कौन जुड़ गया है? आईजीई। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन। अब इस आईजीई से कौन जुड़ जाएगा? एंटीजन, क्योंकि ये क्या है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी किससे जुड़ता है? न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीजन से जुड़ता है। चलो जोड़ देते हैं एंटीजन, जो एंटीजन हमारे बॉडी में आए हैं। ये देखो, सारे एंटीजन से जुड़ गया। अब मास्ट सेल एक्टिवेट हो गया। अब मास्ट सेल कुछ केमिकल सिक्रीट करने लगेगा। मास्ट सेल क्या करेगा? केमिकल सिक्रीट करने लगेगा। और ये जो केमिकल सिक्रीट करने लगेगा, ये देखो, तब तक यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर नोट बना लिए होंगे। बेटर है कि नोट बना लो, चीजों को ऐसे ही पढ़ो, ध्यान में रहेंगे। ठीक है, अब ये मास्ट सेल क्या करते हैं? ये जो आईजी और एंटीजन जब जुड़ जाते हैं, ये करने लगते हैं केमिकल रिलीज। और जो अभी तो आपके लेवल पे सेरोटोनिन और हिस्टामिन की बात हो रही है, लेकिन जब आप और सीनियर क्लासेस में और पैथोलॉजी पढ़ोगे, तो वहां एलर्जी का भी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो देखोगे किस तरह से और भी केमिकल्स, ये थोड़ा मैंने सिंपल कर दिया यहां पे, होता इससे भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और हर एलर्जी में ऐसे ही नहीं होता है। ये जो एलर्जी है, इसको आप पढ़ोगे हाइपर सेंसिटिविटी नाम से चैप्टर है। उसमें भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 रहता है। हर टाइप में अलग वर्क होता है। ठीक है, तो यहां पे हम समझ रहे हैं इस चीज को थोड़ा हल्का करके। ठीक है, अब यहां से ये स्टार्ट रिलीजिंग केमिकल्स। ये जो है मास्ट सेल केमिकल रिलीज करने लगता है, जैसे सेरोटोनिन और हिस्टामिन। क्या नाम है केमिकल का? सेरोटोनिन और हिस्टामिन। होता इससे भी ज्यादा है, ल्यूकोट्रिन वगैरह भी ये सिक्रीट करते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इन दोनों की बात की गई, इसीलिए मैंने यहां पे यही लिखा है। ठीक, अब यहां पे देखिए, यहां पे ये दोनों अब क्या करेंगे? आपका वैसोडाइलेशन, पेशेंट का क्या करेंगे? वैसोडाइलेशन करवा देंगे। वैसोडाइलेशन क्या होता है? ब्लड वेसल जो रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा। और अगर ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा, तो क्या उसके अंदर से अब क्या होगा? जब ब्लड वेसल डायलेट होता है तो क्या होता है? उसमें ब्लड का पूलिंग स्टार्ट हो जाता है। आप पाइप है, जिस प्रेशर से जा रहा था, पाइप छोटा था तो एक प्रेशर था, जा रहा था। अब आपने पाइप जो इतना था उसको इतना बड़ा कर दिया, तो अब ब्लड का क्या होगा? पूलिंग होने लगे। और जब पूलिंग होने लगेगा, जमा होने लगेंगे ब्लड, तो उससे निकलने भी लगेंगे। ब्लड वेसल से प्लाज्मा निकलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल कैसा हो गया? पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। अब ऐसा हो गया तो ब्लड वेसल निकल रहे हैं, सॉरी, ब्लड जो होंगे वो अंदर से निकलेंगे। अब ब्लड का कौन सा कंपोनेंट निकलेगा? आरबीसी निकलेगा? नहीं, क्या निकलेगा? प्लाज्मा इधर से निकलेंगे और डब्ल्यूबीसी निकलेंगे। और कहां जाएंगे? एक्स्ट्रावास्कुलर एरिया में। एक्स्ट्रावास्कुलर एरिया का मतलब ब्लड वेसल के बाहर का एरिया, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस में चले जाएंगे। तो जिस पोर्शन में एलर्जेन आया है, क्या वहां स्वेलिंग आ जाएगी? यस, स्वेलिंग आ जाती है। जब कोई फॉरेन एंटीजन या डस्ट पार्टिकल किसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है और उसको एलर्जी है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या होता है? ब्रोंकस का क्या होता है? अंदर से स्वेलिंग आ जाती है। और अंदर से जब इसी चीज के कारण स्वेलिंग आ जाती है, तो क्या होता है? सांस ठीक से नहीं आ पाती है, दम जबरदस्ती सांस लेते हैं, क्योंकि स्वेलिंग हो चुकी है वहां पे। आई बात समझ में? अब स्वेलिंग के कारण सांस नहीं आ रही है, तो पेशेंट को क्या होगा? दम घुटने लगता है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथलेसनेस होने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है। आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, हद से ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करने लगता है, क्योंकि वो इरिटेट हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, पूरा ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हो रहा है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये हुआ, यहां तक की चीजें हुई, इन्होंने केमिकल सिक्रीट किया, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। ये क्या करेंगे? ब्लड वेसल का वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन जैसे हुआ, उससे क्या होगा? ब्लड वेसल के अंदर से होता क्या है
एक्चुअल में जब ब्लड वेसल का वेसोडाइलेशन होता है तो एक्चुअल में जो उसके जो कैपिलरी वॉल्स होते हैं ना वो परमिएबल ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और परमिएबल ज्यादा हो जाएंगे तो अंदर से प्लाज्मा निकल के बाहर चले जाएंगे और इसीलिए वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी। अब आपका ट्रेकिया है, नीचे ब्रोंकस है, ब्रोंकस में स्वेलिंग आ गई अंदर की तरफ, तो अब एक कोई पाइप है उसमें अंदर से स्वेलिंग करने लगोगे तो क्या ये कॉन्स्ट्रिक्ट, इसका जो आप डायमीटर है, ल्यूमेन है, वो धीरे धीरे छोटा होने लगेगा क्योंकि अंदर स्वेलिंग हो रही है, छोटा होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, म्यूकस रिलीज होने लगेगा, खांसने लगेगा पेशेंट, छींकने लगेगा पेशेंट, आई बात समझ में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी। और जब वो सांस लेता है ना एक वीजिंग साउंड आता है, वीजिंग साउंड आप सुनोगे, वीजिंग साउंड और भी केसेस में आते हैं लेकिन यहां पे भी वीजिंग साउंड आता है। वीजिंग साउंड आपको पेशेंट कौन कौन से पेशेंट में, सीओपीडी के पेशेंट में मिल सकता है, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है वो सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसेमा हो गया, तो वो सब आता है, वहां पे भी वीजिंग साउंड मिलता है, लेकिन यहां पे भी वीजिंग साउंड आता है। लेकिन जो अस्थमा का केस होता है, एलर्जी का केस होता है, अस्थमा एक केस है एलर्जी का, एक टाइप है, एक डिजीज है, एक एग्जाम्पल है जो एलर्जी के अंदर आता है, आई बात समझ में। तो इस चीज को थोड़ा मैं और लिखवा देता हूं। अब ये हो गया, दिस कॉज वैसोडाइलेशन एंड अदर सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ये वैसोडाइलेशन करवाते हैं और अदर सिम्टम करवाते हैं एलर्जी का, ओके। अगर मान लो, ध्यान से समझना, रवि कह रहे हैं खर्राटे, नहीं 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 नहीं, अरे रवि 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 खर्राटे एलर्जी नहीं है, वो दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन है, वो उसको यहां से लेना देना नहीं है, ठीक है, उसका इलाज दूसरा है, उसका ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है, खर्राटे को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, अब यहां पे ध्यान दो, ये जो वेसोडाइलेशन है और अदर सिम्टम्स है एलर्जी का, उसके साथ साथ अगर एलर्जी हद से ज्यादा हो गया, सोचो पूरे बॉडी का वेसोडाइलेशन हो जाए, सीवियर एलर्जी हो जाए और एलर्जन ब्लड में पहुंच जाए, ब्लड में अगर एलर्जन पहुंच जाएगा तो खतरनाक है और आप हाइपर सेंसिटिव हैं उन चीज से, तो क्या होगा, पूरे बॉडी का वेसोडाइलेशन हो जाएगा। और अगर वेसोडाइलेशन हो गया पूरे बॉडी का तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा, और अगर ब्लड प्रेशर घट गया तो क्या ऑर्गन को जितना ब्लड चाहिए उस प्रेशर से मिलेगा, नहीं, तो ऑर्गन का परफ्यूजन बंद हो जाएगा, पेशेंट सीधे मर जाएगा। ये एक्सट्रीम केस है एलर्जी का जिसको एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम केस है एलर्जी का, कभी कभी ड्रग का रिएक्शन हो सकता है जिसमें एनाफाइलेक्सिस हो सकता है और पेशेंट मर सकता है। तो इस चीज को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए कि अगर बहुत बढ़ गया, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा सीवियर एलर्जी के केसेस में। एम आई क्लियर? तो यहां तक मेरे हिसाब से जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। यहां तक जो समझाया है मैंने एलर्जी के केस में, ठीक है, मैंने कई बातों को आप तक नहीं पहुंचने दिया है क्योंकि अभी इस लेवल पे हम नहीं है कि हम आपको एलर्जी के पूरे पैथोफिजियोलॉजी को समझाएं। बाद में मैं वीडियो बनाता हूं आपके सीनियर क्लासेस के लिए तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में अगर ये बनाता हूं मैं वीडियो तो हम सीनियर क्लासेस के लिए तो हम ये चीज कर सकते हैं, ओके। चलिए, कोई यहां पे देखिए कि यहां पे आपको एक केस नजर आ रहा है कि राइनाइटिस, जो नाक बहने लगती है, ठीक है, नाक बहने लगती है, ये केस आपको दिख रहा है यहां पे। होता क्या है देखो कि एलर्जन गया, वो सब चीज म्यूकोजा के साथ होने लगता है। ये जो आपको नेजल कोंखा दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, नेजल कोंखा कहते हैं, जो अंदर से है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। यहां पे क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिससे क्या होता है, कंजेशन हो जाता है, नाक बंद हो जाता है। इसमें स्वेलिंग जब आ गई तो नाक बंद हो जाएगी और जब आप सांस लोगे तो आपको दिक्कत आने लगती है, फिर आंख से पानी गिरने लगते हैं। तो ये सब किसका केस है, एलर्जी का केस है। नाक से पानी आना ये भी किसका केस है, एलर्जी का केस है। फिर उसके बाद देखो कभी कभी कैसा होता है, आंख जो है लाल हो जाते हैं, आंखों से पानी ज्यादा आने लगता है, ये किसका केस है, एलर्जी का सिम्टम है। कई बार कैसा होता है ना, आंख लाल हो गई है किसी कारण से, लोग अपने मन से डॉक्टर के बिना दिखाए हुए किसी भी केमिस्ट शॉप से, जो केमिस्ट आप लोग बोलते हो वो एक्चुअली क्या है, फार्मासिस्ट है, उससे जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं आंखों के लिए, ठीक है। तो वो रवि कह रहे साइनस, साइनस तो सबको प्रेजेंट रहता है, यहां पे है, यहां पे है, कई साइनसेस है, लेकिन साइनस के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस, ठीक है। साइनोसाइटिस एक अलग केस है। यहां पे आंखें क्या होगी, आंखों से पानी आने लगेगा, रेड होने लगेंगे, ठीक है। तो ये सब किसका केस है, एलर्जी का केस है। रेड पूछ रहे हैं प्रियंका की रेड क्यों होते हैं, बस मैंने बताया ना, वेसोडाइलेशन, आंखों का ब्लड वेसल का वेसोडाइलेशन हो गया। अब वेसोडाइलेशन हो गया तो आपको रेडनेस दिखेंगे, इसी कारण रेडनेस होता है ना। अब आपको इन्फेक्शन में भी वही चीज रीजन है, एलर्जी में भी वही रीजन है, लेकिन एलर्जी में आपका मेडिसिन एंटीबायोटिक नहीं होगा,
एंटी एलर्जिक होगा, एंटी हिस्टामिन होगा, जैसे कि सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, मोंटेलुकास्ट, ठीक है। और सीवियर केस है प्रेडनिसोलोन, बेटामिथासोन, ठीक है। ये सब अलग अलग मेडिसिन है जो दिया जाता है पेशेंट को, ठीक। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कुछ और केसेस जो एलर्जी के यहां पे नजर आ रहे हैं। कॉमन एलर्जिक सिम्टम्स, सबसे पहला कफिंग, खांसेंगे, कानों में दर्द होने लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हाथ ड्राई हो जाते हैं, छींक आने लगती है, आंखें लाल हो जाती है। फिर उसके बाद ब्रेथलेसनेस हो जाता है, कई बार खुजली भी होने लगती है। आई बात समझ में? रतुल कह रहा है कोल्ड से मुझे आंख रेड हो जाता है। हाँ, तो कोल्ड एयर से प्रॉब्लम हो जाती है, वो आपको क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। एलर्जी और इरिटेशन में डिफरेंट है। किसी चीज से आप कोई भी चीज ले लो और हाथ पे ऐसा घिसते रहो, तो आप क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, तो वहां रेड हो जाएगा। आप हद से ज्यादा किसी चीज को इरिटेट कर दोगे, आप कोल्ड एयर क्या किया, आपको इरिटेट किया। कहते हैं ठंड में खेल रहा है, ये कर रहा है, तो एक्चुअली जो ठंडा वेदर रहता है वो आपके जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको इरिटेट कर देता है, जो उस टेम्परेचर, उस लो टेम्परेचर के लिए सही नहीं है। आई बात समझ में? तो उस लो टेम्परेचर के लिए वो बने नहीं है, आपका वो नॉर्मल टेम्परेचर उनको चाहिए, नॉर्मल प्रेशर चाहिए। और आप क्या करते हो ठंड में, अगर मान लो ज्यादा खेलने लगते हो, ज्यादा कहीं ज्यादा आप जा रहे हो और इस तरह फंस गए हो कहीं पे जहां पे ठंड ज्यादा है, तो ठंड में क्या होगा, आपके जो पार्ट्स हैं वो उस तरह से रिएक्ट करने लगेंगे, हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो वो कंडीशन अलग है, एलर्जी अलग है, ठीक है। चलिए यहां तक चीजों को समझ लिए, कोई डाउट नहीं है, ये सारे सिम्टम्स आपको याद रखने की, ये सब होता है। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए अब बात करेंगे ट्रीटमेंट। सीधी बात है, अगर बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, तो उसका इलाज किया जाएगा। रवि कह रहे एलर्जी से ईयर दुख सकता है, हाँ क्यों नहीं, अरे सब रिलेटेड ही है ना। आपका ईयर और आपका जो फेरिंग्स रहता है यूस्टेचियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है, तो एलर्जी तो कहीं भी, आपका जो ओरल कैविटी रहता है, आप मुंह खोलोगे तो वो भी रेड हो जाता है एलर्जी के कारण। आई बात समझ में? तो ये सब केसेस होते हैं। अब यहां पे ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सीधी बात है, एक बात तो मैं समझा देता हूं, एलर्जी का ट्रीटमेंट प्रॉपर कुछ नहीं है, ठीक है। एलर्जी ठीक नहीं किया जा सकता एलोपैथी में, आई डोंट नो अबाउट आयुर्वेदिक एंड ऑल। एलर्जी का सिम्टमिक इलाज होता है, ये रिवर्सिबल होता है। जब भी किसी को एलर्जी होती है, अस्थमा होती है, तो एंटी एलर्जी दिया जाता है, एड्रेनालिन दिया जाता है, साल्ब्यूटामॉल दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी हिस्टामिन। नॉर्मल केस है एलर्जी का, छींक वगैरह आ रही है, तो यहां पे एंटी हिस्टामिन दे दो, ठीक। दूसरा केस ले लो, एड्रेनालिन दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोलोन, बेटामिथासोन, ये सब क्या है, ये सब स्टेरॉइड ही तो है। इसके स्टेरॉइड का प्रॉब्लम क्या है ना, वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देता है स्टेरॉइड, ठीक है। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं। एड्रेनालिन में ई लगा दो लास्ट में, ठीक है। चलो तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं एलर्जी के केसेस के, ठीक है। चलिए एलर्जी के केसेस के जो एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एलर्जी, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा जो अभी मैंने बताया, ठीक है। एक्चुअली अस्थमा पे आपको सेकंड ईयर में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, पूरा अस्थमा पे आपको लिखना पड़ता है 4 से 5 पेज अस्थमा, और उसमें भी जो सीवियर केस है अस्थमा का, स्टेटस अस्थमैटिकस, वो सब। इसीलिए बेसिक्स को समझो, बेसिक ध्यान में रखो, आपको लास्ट तक ये सब चीजें काम आएंगी। दूसरा हे फीवर। हे फीवर में क्या होता है, पोलन ग्रेन आ गया है, आंख से पानी गिरने लगा, नाक से पानी गिरने लग गया। कभी कभी तो इतना इरिटेट होता है कि काश नाक के लिए भी कोई डायपर बना होता, इतना ज्यादा पानी गिरता है, ठीक है। पानी मतलब क्या है, म्यूकस, म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है ना। म्यूकोजा ऑफ आईज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिकम हाइपर सिक्रीटरी। एम आई क्लियर? रतुल शायद आप लेट ज्वाइन किया, आप थोड़ा पीछे से वीडियो देखो, मैंने पूरा पैथोफिजियोलॉजी बताया है, ठीक है। हे फीवर हो गया, यहां पे क्या होता है, हाइपर सिक्रीटरी, क्यों, पोलन ग्रेन वगैरह के कारण हो जाते हैं। तीसरा लिख दो एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये बहुत सीवियर केस है। इसमें क्या होता है, ब्लड में ही चला जाता है, ठीक है, ब्लड में ही चला जाता है। जनरलाइज्ड एंड मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी, जनरलाइज्ड है और बहुत सीवियर फॉर्म है एलर्जी का। अब यहां पे प्रियंका करी सर अस्थमा इनहेरिट होता है। देखिए अस्थमा इनहेरिट हो सकता है। अस्थमा क्या है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, और इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर इनहेरिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन सब का केस कुछ ना इस तरह का है ना कि इसमें कई रीजन हो सकते होने के। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल के जनरेशन में है कि इस तरह की चीजें हो रही है, जो एलर्जी का केसेस हो रहा है, वो है ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। यहां पे गार्जियन जो है अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहने पे मजबूर करते हैं, ना कहीं बाहर जाना होता है, नहीं खेलना होता है, आउटडोर गेम्स बंद है। तो आप जब भी बहुत दिनों बाद
कभी जब बड़े होते हो तो आप उसके कांटेक्ट में आते हो। बचपन से लेके 18 साल, 19 साल, 20 साल तक हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं जहां इन सब चीजों से एक्सपोजर मिलता ही नहीं है। अब अचानक से एक्सपोजर मिलता है तो हमारा बॉडी अजीब रिएक्ट करता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है हमें। तो इस तरह के कंडीशन आपको यहां देख, पहले क्या होता था, बच्चे मस्त खेलते थे, ये सब करते थे, तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है, कि आपको क्या रहता था कि यहाँ पे अस्थमा वगैरह के केस बहुत कम देखने को मिलते थे। अभी छोटे छोटे बच्चों में आप अस्थमा के केसेस देखोगे, पेशेंट आएंगे वहां पे तुरंत उनसे पूछोगे, हिस्ट्री बताएंगे अस्थमा का। कुकिंग चैनल कर रहे हैं सर, बीडीएस में ये सारे चैप्टर स्टडी करने पड़ते हैं, क्यों नहीं करना है क्या? डील कैसे करोगे केसेस से? वो आपकी स्पेशलिटी है, ठीक है। अगर कोई बीडीएस कर रहा है तो वो उसकी स्पेशलिटी, ये तो जनरल चीजें, ये नहीं जानेगा तो आगे की चीज करेगा कैसे? मान लो चेयर पे बैठा है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, पेशेंट को अस्थमा अटैक आ गया, फिर मेडिसिन दोगे ना, उस समय आप ढूंढने तो नहीं लगोगे कि नहीं अस्थमा के स्पेशलिस्ट चाहिए। आपको बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए, चाहे आपकी स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग एलर्जी के बारे में समझ लिए, यानी कि बाहर से आए हुए एंटीजन जो हमारे बॉडी में आते हैं उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में समझ लिए।